Hello everyone, welcome to Free Academy. This is Vartika. I hope you all are doing very well. आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो बायोमोलिक्यूल्स की एक लेक्चर हमने बना लिया है। उसके अंदर हमने एमिनो एसिड्स और प्रोटीन्स के बारे में देखा, मेटाबोलाइट्स के बारे में देखा और फिर हमने देखा कि किस तरह से हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बचे हुए जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए। तो इनके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स से। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तीन एलिमेंट से मिलके बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इसलिए इनको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो CnH2nOn जनरल फॉर्मूला होता है केमिकल, वो इससे डिनोट करते हैं। ये इनका केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो N है, N होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन्स कि कितने कार्बन की शुगर है। अब कार्बोहाइड्रेट से इनको हम शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर कीटोज और एल्डोज ये दो फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं। कीटोज यानी इसमें कीटोन और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे अगर कार्बन है, सबसे छोटी जो शुगर होती है, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 कार्बन का होता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रायोज। तो अगर ये 3 कार्बन की शुगर को हम हमारे फॉर्मूला में पुट करके देखें CnH2nOn के अंदर, तो इसके अंदर C3H6O3। ठीक है, इस तरह की शुगर हमें देखने को मिलेगी। तो इस शुगर में अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसको हम बोलेंगे ग्लिसरोज या फिर ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, अगर इसी के अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसमें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, तो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन या फिर ग्लिसरैल्डिहाइड, ये सबसे छोटी शुगर्स होती हैं। इससे छोटी शुगर हमें देखने को नहीं मिलती है। C1 और C2 कार्बन में कोई शुगर्स नहीं बनती है। ठीक है, इसके बाद अगर अगर C4 शुगर हुई तो उसको हम टेट्रोज बोलेंगे। C5 ये C3 ट्रायोज, C4 टेट्रोज, C5 पेंटोज, C6 हेक्सोज और C7 हेप्टोजेज। ठीक है, ये इन शुगर के कार्बन के नंबर पे शुगर्स को नाम दिया गया है। अब जो ये टेट्रोज है, टेट्रोज शुगर के अंदर अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे हम इरिथ्रोज बोलेंगे, अगर कीटोन ग्रुप है तो इरिथ्रोलोज बोलेंगे। अगर वहीं पेंटोज के अंदर 5 कार्बन के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है तो राइबोज बोलेंगे, अगर कीटोन ग्रुप है तो राइबोलोज बोलेंगे। वहीं पे हेक्सोज यानी 6 कार्बन की शुगर में एल्डिहाइड है तो ग्लूकोज बोलेंगे, और अगर कीटोन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम फ्रक्टोज बोलेंगे। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन की शुगर्स होती हैं। वहीं 7 कार्बन की शुगर के बारे में हम जब देखते हैं तो उसको हम हेप्टोजेज बोलते हैं। तो इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो ग्लूकोहेप्टोज, और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो सीडोहेप्टुलोज। अब यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है हमें, जहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वहाँ की शुगर्स के जो लास्ट में है ये ऊलोज आ रहा है। यहाँ पे राइबोज है, यहाँ पे राइबोलोज, इरिथ्रोज है, इरिथ्रोलोज, ग्लूकोज है तो यहाँ पे फ्रक्टोज, ये एक अलग है। वहीं ग्लूकोहेप्टोजेज हैं, वहीं यहाँ पे सीडोहेप्टुलोज है। तो जहाँ पे ऊलोज वाली ये जो आए स्ट्रक्चर्स, उनसे हम समझ सकते हैं कि ये कीटोन शुगर्स हैं। ठीक है, कीटोन शुगर है यानी कीटोन फंक्शनल ग्रुप इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर हम इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स।
ठीक है। मोनोसैकेराइड्स सबसे सिंपलर शुगर्स होती हैं जिनको हम फर्दर और ब्रेक डाउन और नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ओलिगोसैकेराइड्स में हम जाते हैं तो 2 से 10 तक जो मोनोसैकेराइड शुगर यूनिट्स हैं वो बनके जब ओलिगोसैकेराइड्स बनाती हैं तो उसमें हम ये लेते हैं मैनोज और सुक्रोज को, ठीक है। इसके बाद हम पॉलीसैकेराइड्स को लेते हैं जिसमें 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स मिलके बनाती हैं पॉलीसैकेराइड्स। और अगर हम इनका ब्रेक डाउन करते हैं पॉलीसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स का तो हमें मोनोमर यूनिट्स यानी मोनोसैकेराइड्स की यूनिट्स मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे। ये ग्लूकोज की लीनियर फॉर्म है, ठीक है। 6 कार्बन है और इनसे OH और H ग्रुप जुड़े होते हैं। अगर हम इसको साइक्लिक फॉर्म में देखते हैं, ये इनकी साइक्लिक फॉर्म है, तो इसमें 6 कार्बन की रिंग होती है, इनको हम पायरेन रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये और फिर एक ये है, ये 2 तरह से हो सकती है इनमें फोल्डिंग, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज। ये आपस में एनोमर्स होते हैं। अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज आपस में एनोमर्स होते हैं कि इनमें C1 कार्बन पे जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। एक कार्बन पे स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, जैसे ये OH है, इसमें OH नीचे की तरफ है और इसमें C1 कार्बन का जो OH ग्रुप है वो ऊपर की तरफ है। तो हम एक याद कर लेंगे तो दूसरा में अपने आप याद हो जाएगा। तो हम ऊपर वाला याद करते हैं, ऊपर जिसमें भी OH देखने को मिलेगा वो बीटा स्ट्रक्चर्स होंगे हमेशा, ठीक है। जिसमें OH ग्रुप ऊपर मिलेगा उसमें बीटा स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। इसके बाद हम राइबोज की स्ट्रक्चर देखते हैं। ये 5 कार्बन की शुगर होती है, इनकी जो रिंग होती है इनको हम फ्यूरेनोज बोलते हैं, ठीक है। 5 कार्बन की रिंग को फ्यूरेनोज बोलते हैं और 6 कार्बन की रिंग को पायरेनोज बोलते हैं, यानी या फिर पायरेन बोलते हैं, यानी इधर फ्यूरेन बोलेंगे। अब हम इससे याद कर सकते हैं 5 से फ्यूरेन, ठीक है। ये कंफ्यूजन होता है कि 5 कार्बन की जो रिंग है उसको फ्यूरेन बोलते हैं, 6 कार्बन की रिंग को पायरेन बोलते हैं। तो 5 कार्बन 5 से और 5 फ्यूरेनोज से हम याद कर सकते हैं इसको, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं एपीमर्स के बारे में कि एपीमर्स क्या होते हैं। तो एपीमर्स में एक ही स्ट्रक्चर पे चेंज होगा, बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम होगी, तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में एपीमर्स होंगे, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ये जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है तो इसी के सिमिलर होती है मैनोज और गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो मैनोज है इसके अंदर सेकंड कार्बन पे एक चेंज देखने को मिलता है हमें कि इधर इसमें ये OH ग्रुप इस साइड होता है और H ग्रुप इस साइड होता है, लेकिन सेकंड कार्बन पे मैनोज में ये ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इधर हम गैलेक्टोज को कंपेयर करें तो 4th कार्बन पे इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैनोज है ये C2 एपीमर होता है ग्लूकोज का और C4 एपीमर होता है गैलेक्टोज, C4 एपीमर होता है ग्लूकोज का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ग्लूकोज और मैनोज है वो कौन कौन से एपीमर्स होते हैं। तो ग्लूकोज का मैनोज जो है वो C2 एपीमर होता है ग्लूकोज का और गैलेक्टोज है वो C4 एपीमर होता है ग्लूकोज का। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम डाइसैकेराइड्स यूनिट्स के बारे में देखते हैं। अब डाइसैकेराइड्स यूनिट जब 2 मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ के एक शुगर बनाती हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं, तो उनको हम बोलते हैं डाइसैकेराइड यूनिट्स। अब जब 2 शुगर जुड़ी हैं तो उनके ब्रेकडाउन, उनको जब हम ब्रेक करेंगे तो उनके ब्रेकडाउन से हमें 2 मोनोमर यूनिट्स मिलेंगी, तो उनको बोलते हैं हम डाइसैकेराइड्स, ठीक है। तो ये 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके बनी होती हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं सुक्रोज, लैक्टोज, ये सारी शुगर्स डाइसैकेराइड होती है। जैसे लैक्टोज है तो ये एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज जब मिलते हैं तब एक लैक्टोज शुगर बनती है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनती है लैक्टोज। वहीं माल्टोज की बात करें तो 2 ग्लूकोज की यूनिट्स जब मिलती हैं, जुड़ती हैं, कंबाइन होती हैं तो वो बनाती है माल्टोज शुगर। वहीं
सुक्रोज बनाने के लिए हमें ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, ये 2 शुगर्स चाहिए होती है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, तब जाके हमारी सुक्रोज बनती है। ठीक है, इनके हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं। जैसे ये 2 ग्लूकोज हैं, एक ग्लूकोज की यूनिट है, एक ये, तो ये दोनों मिलके बनाती है माल्टोज। अब इनके बीच में जब बनता है तो ये H2O मॉलिक्यूल है, इसका रिलीज होता है, तो इसके अंदर भी वाटर का रिलीज होता है। एक बॉन्ड बनने के लिए वाटर का रिलीज होता है। वाटर का रिलीज होने के बाद ये बॉन्ड बनता है, इसे हम बोलते हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, और इसके अंदर ये नीचे ये OH ग्रुप है, ये नीचे की तरफ है, तो हम देख सकते हैं कि ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन रही है यहाँ पे। ठीक है, वहीं ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब यूनिट्स मिलती हैं तो वो बनाती है सुक्रोज। अब सुक्रोज के अंदर भी क्या है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसका रिलीज होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने से बॉन्ड बनेगा, उसको हम बोलेंगे अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो इस तरह से ये डाइसैकेराइड यूनिट्स बनती हैं। इसके बाद हम चलते हैं पॉलीसैकेराइड यूनिट्स पे। अगर हमने देखा कि 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स यूनिट आपस में कंबाइन होती हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। अब पॉलीसैकेराइड्स के अंदर 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स बाइंड हो रही है। इनके एग्जाम्पल हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है और ग्लाइकोजन एनिमल्स में। प्लांट्स का स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च और एनिमल्स का स्टोर्ड फूड होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये जो पॉलीसैकेराइड्स हैं ये भी 2 तरह के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। अगर एक ही तरह की यूनिट्स हैं वो बना रही है पॉलीसैकेराइड को तो वो होते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स। अगर अलग अलग जो शुगर्स हैं मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं वो जुड़ के एक पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करती हैं तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। तो हम होमोपॉलीसैकेराइड्स के अंदर देखते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। तो ये जो सारी शुगर्स हैं ये बनती हैं ग्लूकोज से मिलके, मतलब बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स मिलके बनाती हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज को। वहीं हम अगर फ्रक्टोज की बहुत सारी यूनिट्स बनाए तो उससे बनता है इन्यूलिन, और बहुत सारी नेग यूनिट को बनाते हैं तो उनसे काइटिन बनता है। ठीक है, इनको हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और फिर अगर हम बात करते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स की तो इसके अंदर एग्जांपल्स आते हैं जैसे हाइलुरोनिक एसिड्स, किरेटन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। तो ये सारे हेटेरोपॉलीमर पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं स्टार्च के ऊपर। तो स्टार्च है ये एक होमोपॉलीमर है और हमने देखा था ये ग्लूकोज का होमोपॉलीमर है। ठीक है, और स्टार्च स्टोर्ड फूड होता है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स अपना जो खाना स्टोर करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, अपने फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और ये जो स्टार्च है ये बनता है 2 यूनिट से, एमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ये अमाइलोज होती है, अगर ग्लूकोज है वो एक चेन के फॉर्म में जुड़ते जाता है तो उससे अमाइलोज बनता है। और फिर अगर उसके अंदर ब्रांचिंग देखने को मिलती है तो उससे अमाइलोपेक्टिन बनता है। ठीक है, अब इनकी ये जो बॉन्डिंग है इसे हमें याद रखना होता है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि अमाइलोज के अंदर 1,4 लिंकेज होता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलता है। वहीं अमाइलोपेक्टिन के अंदर हमें 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलता है उसके ब्रांच पॉइंट पे। जैसे यहाँ ब्रांचिंग हो रही है तो ये ब्रांच पॉइंट है और यहाँ पे 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग हो रही है और ये जो लिंकेज बन रहा है यहाँ पे हो रही है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यानी बॉन्डिंग।
ठीक है। उसके बाद में एक बात और कि अगर हम स्टार्च के अंदर आयोडीन प्रोवाइड करवाएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स को जब हम देखेंगे तो ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि स्टार्च जो है वो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रख सकता है। तो स्टार्च को जब हम आयोडीन देंगे तो आयोडीन के साथ मिलके ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसको होल्ड करके रखेगा और उस कॉम्प्लेक्स का कलर हमें ब्लू देखने को मिलेगा। इसके बाद हम ग्लाइकोजन पे चलते हैं। तो ग्लाइकोजन है, उसकी हमने बात की थी, ये स्टोर्ड फूड होता है एनिमल्स का। एनिमल्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड फूड फॉर्म में देखने को मिलता है वो ग्लाइकोजन होता है और ये हाईली ब्रांच्ड होमोपॉलीमर होता है ग्लूकोज का, ठीक है। अब इसके अंदर ब्रांचिंग है वो अल्फा 1,6 लिंकेज पे होगी और बॉन्डिंग अल्फा 1,4 लिंकेज पे होगी, ठीक है। और इसका ये जो इधर वाला एंड होता है ये रिड्यूसिंग एंड होता है और ये नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। तो इतना हमने ग्लाइकोजन के बारे में देखा। उसके बाद हम चलते हैं सेल्यूलोज पे। तो सेल्यूलोज है, ये भी ग्लूकोज का होमोपॉलीमर होता है और ये प्लांट्स की सेल वॉल में हमें मोस्टली देखने को मिलता है, प्लांट्स के सेल वॉल में देखने को मिलता है। और जो पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प और कॉटन फाइबर से जो बनते हैं पेपर्स वो सेल्यूलोजिक होते हैं, कि उनके अंदर भी सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सेल्यूलोज के बारे में हम देखें तो सेल्यूलोज को हम आयोडीन मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करवाएंगे तो सेल्यूलोज आयोडीन मॉलिक्यूल्स को रिटेन करके नहीं रख पाएगा, इसलिए वो ब्लू कलर भी नहीं देगा, ठीक है। ब्लू कलर भी नहीं देगा, आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर पाएगा। फिर हम काइटिन के बारे में देखते हैं। तो काइटिन भी होमोपॉलीमर होता है नेग का और ये नेग क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का बहुत सारी स्ट्रक्चर, ये जो यूनिट्स हैं नेग नेग इस तरह से जुड़ेंगी तो ये बनाएंगी काइटिन, ठीक है। इस तरह से काइटिन बनती है और ये काइटिन हमें फंजाई की सेल वॉल में और जो आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन होता है उसमें देखने को मिलती है। फंजाई की सेल वॉल में और आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन होता है, उसमें हमें काइटिन देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का खत्म हुआ। हमने कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोमर यूनिट्स के बारे में भी डिस्कस किया जो कि मोनोसेकेराइड्स होती हैं। पॉलीमर यूनिट्स के बारे में भी डिस्कस किया जैसे कि ओलिगोसेकेराइड्स हो गई, डाइसेकेराइड्स हैं यानी या फिर पॉलीसेकेराइड्स यूनिट्स हैं, ये सारी पॉलीमर्स के अंदर आती हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल पे जो कि लिपिड। अब लिपिड्स जो हैं ये हमेशा मोनोमर यूनिट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके अंदर पॉलीमर्स नहीं बनते और ये हमेशा हमें एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में देखने को मिलेंगे। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेंगे मतलब जब हमने शुरू में देखा था, जब हम हमारी जो थिक स्लरी थी उसको छलनी से छान रहे थे तो उसके अंदर जो रिटेंटेड था, ऊपर वाला पार्ट था, वहीं पे लिपिड्स हैं, ये रह जाएंगे, नीचे नहीं मिलेंगे फिल्ट्रेट में, ठीक है। और ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। वाटर में लिपिड्स हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी बेंजीन हो गया, इस तरह के जो सॉल्वेंट्स हैं इनके अंदर लिपिड्स हैं वो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। अब लिपिड्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, ठीक है। अब जैसे ग्लिसरॉल है CH2OH CHOH CH2OH, ठीक है। इस तरह से ये एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। इस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से बहुत सारे फैटी एसिड्स हैं, ये जुड़ते हैं तब बनता है लिपिड। अब इसके अंदर
COOH, ठीक है, ये यहाँ पे COOH ग्रुप है। तो इनके अंदर बॉन्डिंग होती है, ये है ग्लिसरॉल और ये है फैटी एसिड्स, और इसके अंदर यहाँ बॉन्डिंग होती है, तब बनता है एस्टर बॉन्ड, ठीक है। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो एस्टर बॉन्ड होता है, और इसी के नाम से, जैसे फिर हम ये देखें कि फैटी एसिड्स है वो क्या होते हैं, तो फैटी एसिड्स वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, और ये बहुत लंबी लंबी एलिफेटिक चेन से मिलके बने होते हैं। तो एलिफेटिक चेन्स आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एरोमेटिक चेन्स, एरोमेटिक रिंग्स, एलिफेटिक चेन्स। तो अगर इस तरह से कोई रिंग होती है उसको हम एरोमेटिक रिंग बोलते हैं, और अगर इस तरह से कार्बन हाइड्रोजन की कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है सिर्फ, तो उसको हम एलिफेटिक चेन बोलते हैं। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ये बनाती हैं फैटी एसिड्स, ठीक है। अब ये फैटी एसिड्स, अगर इस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से एक फैटी एसिड जुड़ा होगा तो इसको हम बोलेंगे मैग, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। वहीं अगर इसमें दो जुड़ी होंगी फैटी एसिड चेन तो इसको हम बोलेंगे डैग, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। और अगर तीन फैटी एसिड्स जुड़े होंगे तो इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे टैग, यानी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बनाती है लिपिड्स। मोस्टली जो स्टोर्ड फॉर्म होती है फैट्स की या लिपिड्स की वो TAG टैग के फॉर्म में होती है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं फैटी एसिड्स के टाइप्स। तो अब फैटी एसिड्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड्स एब्सेंट हो, तो उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड, और डबल बॉन्ड्स अगर प्रेजेंट होंगे तो उनको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। अब जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ये ग्लिसरॉल है, ये दो फैटी एसिड्स चेन है, तो ये मेम्ब्रेन में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इतनी पास प्रेजेंट होने के कारण इनको जब हमें अलग करना होगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई रखना होगा, तभी ये अलग हो पाएंगे। और वहीं हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में देखें तो वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनको अगर अलग करना होगा तो हम थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, यानी थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट देंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर देने पे ही ये मेल्ट हो जाएंगे, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है क्योंकि उनके अंदर डबल बॉन्ड्स एब्सेंट होते हैं। और अगर वहीं हम देखें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में तो उनमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होने की वजह से उनमें मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम हो जाता है। तो हम एग्जांपल्स देखें कि जैसे 12 कार्बन का जो फैटी एसिड है उसे हम लॉरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और वहीं 14 कार्बन का है उसे हम मिरिस्टिक एसिड बोलते हैं, 16 कार्बन का है उसे हम पाल्मिटिक एसिड बोलते हैं, 18 कार्बन का है उसे स्टेरिक एसिड बोलते हैं, 20 कार्बन वाले को एराकिडिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये है 12 कार्बन लॉरिक एसिड, 14 कार्बन मिरिस्टिक एसिड, 16 कार्बन पाल्मिटिक एसिड, ये एसिड सबसे ज़्यादा काम में आता है, ठीक है। 16 कार्बन स्टेरिक एसिड, 18 कार्बन स्टेरिक एसिड एंड 20 कार्बन एराकिडिक एसिड, ये हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो गए। वहीं हम देखते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, तो जैसे 16 कार्बन का पाल्मिटिक एसिड था, वहीं अनसैचुरेटेड वाले को हम पाल्मिटोइलिक एसिड बोलेंगे। उसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा
और 16 कार्बन का ही होगा। तो 16 कार्बन में अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो उसको पाल्मिटिक एसिड बोलेंगे, अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे पाल्मिटोइलिक एसिड। ठीक, फिर 18 कार्बन में अगर डबल बॉन्ड एब्सेंट होगा तो उसे स्टीरिक एसिड बोलेंगे, और इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो इसके अलग अलग नाम होंगे। अगर 18 कार्बन के साथ इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो इसको ऑयलिक एसिड बोलते हैं। अगर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो लिनोलिक एसिड बोलते हैं, लिनोलिक एसिड। अगर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो लिनोलिनिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, और ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये असेंशियल फैटी एसिड्स भी कहते हैं इनको, क्योंकि ये फैटी एसिड्स हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, इसलिए डाइट के थ्रू हमें इन फैटी एसिड्स को लेना होता है। तो इस तरह से हम इनके नाम याद कर सकते हैं। वहीं 20 कार्बन का जो एमिनो एसिड है, अगर उसमें 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो उसको एराकिडोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इनको सैचुरेटेड के नाम से रिलेट करके याद करोगे तो इनको याद करने में आसानी होगी। इसके बाद हम लिपिड्स के टाइप्स पे चलते हैं। 3 तरह के लिपिड्स होते हैं, सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स। वहीं हम सिंपल लिपिड्स से स्टार्ट करते हैं। उसमें सिंपली मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, डाई एसाइल ग्लिसरॉल और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल लिपिड्स टाइप के जो लिपिड्स हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद जो वैक्स होता है ये भी सिंपल लिपिड्स के अंदर आता है। ठीक है, इसमें एक फैटी एसिड होता है और लॉन्ग चेन होती है अल्कोहल की, लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल, ये बनाता है वैक्स। अब इस वैक्स का क्या काम होता है, ये प्लांट्स की लीव्स और स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होता है। ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी है, तो वहाँ पे वाटर ज़्यादा लॉस ना हो, तो उसको बचाने के लिए वाटर की लीफ और स्टेम उनके ऊपर ये कोटिंग प्रेजेंट होती है वैक्स की, और ये प्लांट्स को एक्सेसिव वाटर लॉस से प्रिवेंट करती है, यानी प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपिरेशन की रेट होती है उसको कम करवाने में हेल्प करता है वैक्स। उसके बाद कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में चलते हैं। तो लिपिड्स के साथ अगर कोई और मॉलिक्यूल्स भी जुड़ा है तो उसको हम कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के अंदर लेके आएंगे। तो उस जैसे फॉस्फोलिपिड्स, अब लिपिड्स के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड्स, और ये लिपिड्स सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं हमारी बॉडी में, यानी या फिर हमारी सेल मेम्ब्रेन में, ये भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, जैसे ये वाला एक लिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड है। अब फॉस्फोलिपिड में भी इसको हम लेसिथिन के नाम से जानते हैं, लेसिथिन। ये हमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर देखने को मिलता है, और इसी को हम फॉस्फेटिडिल कोलिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये एक फॉस्फोलिपिड है, और कौन सा फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फेटिडिल कोलिन, और इसी को हम लेसिथिन के नाम से भी जानते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, और इसमें ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होता है। ये जो कोलिन है, ये जो ग्रुप है ये कोलिन होता है, और ये कोलिन ग्रुप नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होता है। ठीक है, इसमें ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ये 2 फैटी एसिड्स जुड़े हैं। ठीक है, ये एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, फॉस्फेट ग्रुप से कोलिन ग्रुप जुड़ा है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लेसिथिन बोलते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम ग्लाइकोलिपिड्स देखें तो जैसे लिपिड्स के साथ अगर ग्लूकोज को ऐड कर देंगे तो हम उनको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। इसके बाद हम लिपोप्रोटीन्स देखते हैं कि अगर लिपिड्स के साथ प्रोटीन्स को ऐड कर देंगे तो उसको लिपोप्रोटीन्स बोलते हैं। तो 3 तरह के कॉन्जुगेटेड लिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स। एक के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, एक के साथ शुगर का ग्रुप जुड़ा है, और एक के साथ
प्रोटीन्स जुड़े हैं तो उसको हम लिपोप्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। वहीं थर्ड टाइप लिपिड की है डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स के अंदर मोस्टली स्टेरोल्स आते हैं। स्टेरोल्स में भी सबसे कॉमन स्टेरोल है कोलेस्टेरॉल। अब ये जो कोलेस्टेरॉल है ये 4 रिंग्स से बना है और इसमें एक ओपन रिंग प्रेजेंट होती है। उन 4 में से भी 3 इसमें 6 मेंबर्ड रिंग होती है। 3 6 मेंबर्ड रिंग होती है और एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है। 3 6 मेंबर्ड रिंग होती है, एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है और एक ओपन चेन होती है। वो सब मिला के बनता है कोलेस्टेरॉल। अब ये कोलेस्टेरॉल है, ये हमारी बॉडी में बहुत से काम करता है, ठीक है। जैसे कुछ हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन करवाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, काफ़ी रिसेप्टर्स, काफ़ी लिगेंड के रूप में हेल्प करता है और भी बहुत सारे काम होते हैं कोलेस्टेरॉल के। ये इसकी स्ट्रक्चर है जिसमें ये 3 6 मेंबर्ड रिंग है, ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है और ये एक ओपन चेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये समझ आ रहा होगा। इसके बाद में हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड, जो हमारा नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स ये हर सेल में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, ठीक। डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन करवाता है ये। तो ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में देखने को मिलता है, मतलब हमें रिटेंटेट में ही देखने को मिलेगा, जो छलनी के ऊपर रह गया था। उसमें ये 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए। और ये जो है ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से बनते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं इनकी मोनोमर यूनिट्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड होती है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़ के बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, यानी डीएनए या फिर आरएनए। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड से हम देखते हैं दो टर्म्स होती हैं, एक होती है न्यूक्लियोसाइड और एक होती है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। हम न्यूक्लियोसाइड के बारे में देखें तो अगर शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजनस बेसिस ये 2 चीज़ें प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन बेसिस, तो इनको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। और वहीं इन दोनों के साथ में फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होगा तो इनको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसमें शुगर्स भी होंगे, नाइट्रोजनस बेसिस भी होंगे और फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स, ओके। वही लिखा है, इसमें शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। वही हम देखते हैं शुगर्स के बारे में। अब शुगर जो है न्यूक्लिक एसिड में हमें या तो राइबोज शुगर मिलती है या फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलती है। अब ये राइबोज शुगर है, इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले देखा था। ये 5 कार्बन की शुगर होती है, 5 कार्बन की शुगर होती है और इसमें यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये शुगर को हम राइबोज शुगर बोलेंगे। अगर यहाँ का OH ग्रुप ऑक्सी ग्रुप है उसको हम रिमूव कर देंगे तो जो शुगर बचेगी उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। ऑक्सी ग्रुप को रिमूव कर दिया यानी ऑक्सी ग्रुप के एब्सेंस में डीऑक्सीराइबोज शुगर इसको बोलेंगे। ये शुगर है ये डीएनए में प्रेजेंट होगी और ये शुगर आरएनए में प्रेजेंट होगी। ये दोनों ही जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो शुगर्स के बारे में हम देख लिया है, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और एक ऑक्सीराइबोज शुगर, एक राइबोज शुगर होती है नॉर्मल, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। अब नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये 5 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। तो इनके अंदर हम सबसे पहले देखें तो नाइट्रोजनस बेसिस ये 2 तरह के होते हैं, एक प्यूरीन
और एक होता है पायरिमिडीन। अब प्यूरीन के अंदर 2 नाइट्रोजनस बेसेस आते हैं, एक एडिनिन और एक गुआनिन। वहीं पिरिमिडीन में 3 नाइट्रोजनस बेसेस आते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन। ठीक, अब कई बार इनके स्ट्रक्चर देके इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि जो एडिनिन है उसके अंदर 6th ग्रुप पे एक एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। 6th कार्बन पे एक एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम एडिनिन को 6 एमिनो प्यूरीन के नाम से भी जानते हैं। अब 6 एमिनो प्यूरीन कौन सा होता है? एडिनिन। ठीक है, वहीं गुआनिन के बारे में देखें तो 6th पे ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और 2nd पे एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो गुआनिन का अगर हमें नाम लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरीन। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लेंगे एडिनिन को 6 एमिनो प्यूरीन और गुआनिन को 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरीन, ये 2 नाम से हम जानते हैं। बाकी सारे स्ट्रक्चर इन दोनों की एकदम सेम होगी, दोनों प्यूरीन्स हैं। फिर हम ये नीचे पिरिमिडीन के बारे में देखते हैं, तो इसमें एक रिंग है, उसमें 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं और 4th कार्बन पे एक एमिनो ग्रुप जुड़ा है और 2nd कार्बन पे ऑक्सी ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, ये गुआनिन से ऑपोजिट है। इसमें 2nd कार्बन पे, इसमें 4th कार्बन पे एमिनो ग्रुप 4 एमिनो और 2 ऑक्सी पिरिमिडीन बोलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों की स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट इसके अंदर ये जो 4th ग्रुप है ये एमिनो की जगह 4th भी ऑक्सी ग्रुप होता है। 2nd और 4th दोनों ही ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो 2,4 डाई ऑक्सी पिरिमिडीन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और वहीं जो यूरेसिल है और थायमीन है, इन दोनों की स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर होती है, बस थायमीन के अंदर एक एडिशनल मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि 5th कार्बन पे प्रेजेंट होता है। 5th कार्बन पे एक एडिशनल मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलेंगे थायमीन, और ये थायमीन ओनली डीएनए में प्रेजेंट होगा और ये यूरेसिल ओनली आरएनए में प्रेजेंट होगा। बाकी सारी शुगर्स सब में कॉमन होंगी, लेकिन जब डीएनए की बात आएगी वहाँ पे थायमीन प्रेजेंट होगा और यूरेसिल जब आरएनए की बात आएगी वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो हम यहाँ नाइट्रोजनस बेसेस देखें तो डीएनए के अंदर देखें तो एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन। वहीं हम आरएनए के अंदर देखें तो एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल नाइट्रोजनस बेसेस आएंगे। ठीक है, ये सारा न्यूक्लिक एसिड्स का हुआ। इसके बाद हम राइबोन्यूक्लियोसाइड्स यानी आरएनए में राइबो शुगर है और न्यूक्लियोसाइड्स में नाइट्रोजनस बेसेस हैं। ठीक है, और इसके अंदर राइबो शुगर है, नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट है, उनके साथ में फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसलिए इनको बोल रहे हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब अलग अलग नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होने के कारण इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे एडिनिन अगर प्रेजेंट होगा तो इनको एडिनोजीन बोलेंगे, और वहीं अगर राइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर इनके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा होगा तो उसको एडिनाइलिक एसिड के नाम से जानेंगे। वहीं अगर राइबोन्यूक्लियोसाइड्स की बात करें तो साइटिडीन और इधर साइटिडिलिक एसिड, ये गुआनोसिन और ये गुआनाइलिक एसिड, और यूरिडीन और इसके अंदर यूरिडिलिक एसिड। ठीक है, ये सारे आरएनए के अंदर प्रेजेंट होंगे। वहीं डीएनए की जब हम बात करें तो उसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स होते हैं और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसमें एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसके अंदर एडिनिन की प्रेजेंस में डीऑक्सी एडिनोसिन, बस उसमें डीऑक्सी और ऐड कर देना है, बाकी सारा सेम है एक्सेप्ट
यूरिडीन और थायमीन, तो उसमें यूरिडीन होगा, इसमें थायमिडीन होगा, डीऑक्सीथायमिडीन, और इधर डीऑक्सीथायमिडिलिक एसिड, वहाँ यूरिडिलिक एसिड था, यहाँ थायमिडिलिक एसिड होगा। ठीक है, तो ये हमारा बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपके आंसर्स हम ज़रूर देंगे। और थैंक यू आज के लेक्चर्स के लिए।